Hi everyone. Today we have discussed the chapter medieval Europe. आज हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं that is about to be the medieval Europe. देखो इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था medieval Europe जो भी था, लेकिन हम लोग जो एक तरह से पीरियड जब हम लोग बात किए थे कि जो पीरियड आपका medieval का जो टाइम था वो इंडिया के अंदर में, तो वो आपका 8th से लेकर के 18th सेंचुरी तक में ये आपका एक तरह से चला था. Now the medieval period in the Europe lasted for about to be the 1000 years. कहते हैं कि अगर हम मिडिवल यूरोप की बात करते हैं ना, तो ये लगभग आपका यूरोप में ना 1000 BC 1000 इयर्स तक, 1000 जो था ना वो इयर्स तक एक तरह से ये लास्टिंग किया था. एंड इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम लोग देखें ना तो 5th सेंचुरी से लेकर के, फ्रॉम द 5th सेंचुरी टू द 15th सेंचुरी तक ये चीज एक तरह से इवॉल्व हुआ था. यहां पर में यूरोप के अंदर में मिडिवल पीरियड जो थी वो स्टार्टिंग हुई थी टिल टू बी द 15th सेंचुरी सी. सो दिस पीरियड ये जो था ना एक तरह से सेंचुरी सी तक था. तो दिस पीरियड इज मार्क्ड एज बाय द नंबर ऑफ द इवेंट्स. कहते हैं कि ये जो पीरियड आपका देखा गया इसमें 5th सेंचुरी से लेकर के 15th सेंचुरी सी तक, ये एक तरह से ना मार्क था. बहुत सारे इवेंट्स वगैरह भी हुई थी इसके दौरान, मतलब इस समय के अंदर में बहुत सारा नंबर्स ऑफ द इवेंट एंड व्हिच शेप टू बी द कोर्स ऑफ द कंटिनेंट, और जो एक तरह से इस कंटिनेंट के शेप को इस तरह से बनाया गया था. तो ये पॉइंट हम लोगों ने इसमें समझा. अब आती है बात रोमन एम्पायर का डिक्लाइन का, जो कि इससे पहले हम लोगों ने एक तरह से जो चैप्टर डिस्कस किया था उसमें डिक्लाइन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन अब इस चैप्टर में हम लोग डिक्लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे. आखिर इतना बड़ा सा रोमन एम्पायर आखिर डिक्लाइन कैसे हुआ, कुछ ऐसे रीजन वगैरह थे जिसमें से हम लोग जब डिस्कस करेंगे तो बारबेरियंस मतलब इन्वेंशन के बारे में दिया गया होगा, इसके बाद में आपका साइज ऑफ द एम्पायर का दिया गया होगा, या फिर द डिविजन्स ऑफ द रोमन एम्पायर. ये सब कितने सारे बहुत सारे पॉइंट्स, लॉट्स ऑफ द पॉइंट्स वी हैव डिस्कस इन दिस पॉइंट अंदर. कहते हैं इस पॉइंट के अंदर में हम लोग ये सब सारी की सारी बातों को डिस्कस करेंगे. आफ्टर रूलिंग authoritatively for the about the 500 years, certain cracks appear within in the Roman Empire. कहते हैं कि लगभग 500 इयर्स तक एक तरह से पूरा का पूरा रूल करते जाना, लगातार रूल करते 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 क्या हुआ ना कि रोमन एम्पायर के अंदर में आकर के थोड़ी सी क्रैक आई विद इन द रोमन एम्पायर. वो क्या था, तो फॉलोइंग आर द सम ऑफ द कॉजेज जो रिस्पांसिबल हमने डिस्कस किया था इससे पहले वो डिक्लाइन का पॉइंट. तो फर्स्ट ऑफ द पॉइंट गिवन अबाउट टू बी द बारबेरियन इन्वेशंस. अगर हम लोग बात करें ना तो ये इसके अंदर में आपका सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो है आपका बारबेरियंस इन्वेशंस के बारे में. मतलब किस तरह से बारबेरियंस ने एक तरह से लूटा था या इन्वेड किया था, किस तरह से अटैक किया था, ये सभी सारी की सारी पॉइंट हम लोग इसके अंदर में पढ़ेंगे. नाउ द जर्मनिक ट्राइब्स ऑफ द विसिगॉथ, एक तरह से उस समय में अगर हम लोग देखें तो जर्मनिक ट्राइब्स ऑफ द विसिगॉथ एंड द वैंडल्स एंड द अदर जो फ्रैंक्स थे बेसिकली अटैक्ड द रोमन एम्पायर फ्रीक्वेंटली. ये लोग बार बार क्या करते थे, तो रोमन एम्पायर के ऊपर में ना आकर के अटैक किया करते थे. और दिस अटैक्स वर कॉल्ड या नोन एज द बारबेरियन इन्वेशन. इसी अटैक को एक तरह से बारबेरियन इन्वेशंस के नाम से जाना गया, जिसमें आपका किस किस का नाम मैंने कहा. एक तरह से मैंने सबसे पहले इसके अंदर में बताया था आपका जर्मेनिक का. किसका नाम बताया था मैंने, जर्मेनिक का. और जर्मेनिक में जर्मनिक तो थे ही, जर्मनिक ट्राइब तो था ही, जर्मनिक ट्राइब और विसिगॉथ ये एक जगह का नाम था. एक तरह से जर्मनी का ट्राइब यहीं से आया करते थे. और इसके बाद में आपका एक था किसका, तो वैंडल्स का. फिर इसके बाद में नाम आती है द वैंडल्स का. ये द वैंडल्स वगैरह भी इसमें हुआ करते थे. और द फ्रैंक्स, वैंडल्स तो था ही और इसके साथ में जो था वो दी फ्रैंक्स वाले भी इसके अंदर में थे, इसके साथ में थे. ये खास करके ट्राइब्स ऑफ जो जर्मनिक ट्राइब था विसिगॉथ का या द वैंडल्स थे या जो ये एक तरह से फ्रैंक्स थे, ये सब जो बार बार अटैक किया करता था ना, इसी अटैक का नाम रखा गया द बारबेरियन इन्वेशन. द हुन्स की अगर हम लोग बात करें
It was a fierce tribal from the Central Asia। कहते हैं कि हुन्स जो थे ना उस समय में ये एक तरह से fierce tribal हुआ करता था और basically they came from the Central Asia। कहां से लोग आए हुए थे? सेंट्रल एशिया से। and prefer to be the raid and they leave the governing to be the others। कहते हैं कि ये लोग बस सिर्फ रेड करते थे और रेड करने के बाद में जो जगह इनके अंडर में आता था ना उस जगह के ऊपर में एक तरह से ना वो लोग लीडिंग करते थे, मतलब अपना पूरा का पूरा पावर चलाते थे, गवर्न करते थे। एंड द फोर्स टू बी द गॉड्स एंड द अदर द जर्मनिक ट्राइब टू बी द मेक द इन्वॉल्व। कहते कि एक तरह से इन्होंने क्या किया तो फोर्स किया ये जर्मनिक ट्राइब्स को भी और टू मेक द इनटू बी द रोमन एम्पायर। और एक तरह से ना वो वहां से लेकर के इनरोड जो था वो रोमन एम्पायर तक वो चले गए, मतलब वहां से वहां तक इन लोगों ने इस चीज को और फोर्स करके इस तरह से बनाया। इतने सारे चीजों के ऊपर में इन लोगों ने फोर्स किया था। और इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो ये जो एक्शन एक तरह से मतलब रिजल्टेड हुआ था, दिस एक्शन रिजल्टेड किसके रूप में? इन द रोमन कमिंग इनटू विद द कॉन्फ्लिक्ट विद द ये जो भी उस समय में इंट्रोड्यूसर्स होते थे उनके साथ में इनका एक तरह से जो भी वहां से आता था एट द बॉर्डर और देयर बाय द मेकिंग देम टू बी द पोरस। कहते कि और धीरे 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 यहां पर आकर के वो पोरस होते चले जाते थे, स्पेशली इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। और अगर हम लोग बात करते हैं तो जो खास करके ईस्टर्न पार्ट हुआ करता था रोमन एम्पायर का उस सारे पार्ट में द सिटी ऑफ द रोम वाज अ प्लंडर। कहते कि धीरे धीरे जो सिटी ऑफ रोम था ना वो धीरे धीरे प्लंडर होते चला गया। प्लंडर का मतलब क्या होता है कि गुड्स एंड द वैल्यूएबल जो भी वहां पर में एक तरह से चीजें वगैरह थी ना इनको स्टोलन कर लिया जाता था, मतलब जो भी सारा चीज था वो वहां से एक तरह से लेकर के वो लोग चले जाते थे ड्यूरिंग द वॉर, लड़ाई के समय में ऐसा ही होता था। जो भी सारा तो पूरा का पूरा लेके चले गए और जो भी चीज बच जाता था ना तो उसको एक तरह से पूरा का पूरा बर्बाद कर दिया जाता था, वायलेंटली उस चीज को ना एक तरह से बर्बाद कर दिया जाता था। तो ये एक तरह से प्लंडर तो किया ही गया वहां पर में जो भी सिटी ऑफ रोम वगैरह थे। और नंबर ऑफ द टाइम्स मतलब एक बार ही नहीं बल्कि मेनी टाइम जो था ना वो लोग प्लंडर किए, इस चीज को बहुत बार बर्बाद करके चले गए। जितने बार हुन्स वगैरह आते थे लूट के लेके चले जाते थे और जो कोई भी बिल्डिंग बचता था कुछ भी ऐसा चीज देखता था वो सभी के सभी चीज को लोग बर्बाद करते हुए चले जाते थे। एंड द ट्राइब्स ग्रेजुअली गेन्ड टू बी द कंट्रोल ऑफ द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर। और धीरे धीरे जो वेस्टर्न पार्ट था रोमन एम्पायर का उसको वो लोग एक तरह से क्या करने लगा तो अपने ऊपर में गेन करने लगे। अब आती है बात ना इसके बाद में जो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे बार्बर इन्वेंशन के बारे में बाद में, तो वो था आपका एक तरह से कहा गया था कि साइज ऑफ द एम्पायर का, मतलब साइज ऑफ द एम्पायर की बात अगर हम लोग करें तो एम्पायर का साइज क्या था ये चीज भी हम लोग को जानना जरूरी है कि आखिर एम्पायर का साइज क्या था नहीं था। Now listen that very here. The massive size of the empire make it the difficult for the leaders to be the rule efficiently। कहते हैं कि ये जो पार्ट था वो मैसिव पार्ट था, बहुत बड़ा सा पार्ट था जिससे क्या था कि कोई भी रूलर जो था ना वो पूरे के पूरे पार्ट्स को एक तरह से रूल नहीं कर पाता था। That was a very difficult for the any ruler। कहते हैं कि कोई भी रूलर के लिए ना ये जो चीज था वो रूल करना बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था। So this led to an increase in the corporation मतलब ये करप्शन। इससे क्या होता है ना कि वहां पर में एक तरह से करप्शन बढ़ जाती है एंड द लॉस ऑफ द फेथ इन द पीपल इन द लीडर। और जो लीडर वगैरह होते थे ना इनके ऊपर में एक तरह से फेथ जो था वो पीपल का वो खत्म होते चला जाता है। तो ये एक तरह से साइज ऑफ द एम्पायर का भी वहां पर में डिक्लाइन के कारण का भी एक मेन पॉइंट माना गया था। अब हम लोग आते हैं डिवीजन ऑफ द रोमन एम्पायर में। इसके बाद में अगर साइज ऑफ द एम्पायर के बाद में आते हैं तो जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया गया है दैट इज अबाउट टू बी द डिवीजन ऑफ नेक्स्ट पॉइंट क्या था डिवीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। डिवीजन ऑफ द रोमन एम्पायर मतलब रोमन एम्पायर को एक तरह से किस तरह से वो लोगों ने डिवाइड किया था इसके बारे में हम लोग पॉइंट डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ द 3rd सेंचुरी सी, कौन से 3rd सेंचुरी सी में आकर के अगर हम लोग बात करें 3rd सेंचुरी सी, by the end of the 3rd century what's happened the Roman Empire has grown vast and the governing it from its center from the Roman was becoming difficult। जो रोमन एम्पायर आपका भास्ट हो चुका था ना और भास्ट होने के बाद में क्या था तो यहां पर ना एक तरह से जो रूलर थे उस समय में उनको एक तरह से बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि यहां पर वो कैसे मतलब एक तरह से ये करे मतलब रूल करे। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि द देन एम्पायर मतलब एक तरह से जो रहता है ना वो एक तरह से क्या करते हैं तो डायक्लेशंस कर देते हैं एंड व्हिच वाज डिवाइडेड द एम्पायर इनटू विद द टू हाफ्स। ये जो डायक्लेशन किया गया था ना डायक्लेशन वो इसमें क्या किया गया था तो एम्पायर को ना
एक तरह से 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया गया था। एक एक करके हाफ्स के बारे में हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे। वन ऑफ द पॉइंट्स जो भी इसमें दिया गया ना, वो किस तरह से दिया गया था, नहीं दिया गया, ये सब सारा का सारा पॉइंट्स हम लोग इसके अंदर में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला द ईस्टर्न एंड द वेस्टर्न एम्पायर, मतलब 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया था। एक था आपका द ईस्टर्न और दूसरा जो था वो आपका वेस्टर्न एम्पायर। ये 2 एम्पायर 2 पार्ट में क्या गया था, इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया था, इस पार्ट को। ओके, नो कम टू बी द पॉइंट अबाउट द ईस्टर्न एम्पायर। अब हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे एम्पायर जो था वो वेस्ट ईस्टर्न एम्पायर, उसके बारे में। द ईस्टर्न एम्पायर वाज टू बी द रूल फ्रॉम द बिजेंटियम, कहते हैं कि ना वाइजेंटियम, उस समय में ना ये जो रूल किया जाता था ना वो वाइजेंटियम के द्वारा। किसके द्वारा, हमने कहा यहां पर में कि जो ईस्टर्न एम्पायर था इट वाज रूल्ड फ्रॉम द बिजेंटियम। ये चीज हम लोग को ना एक तरह से याद रखना होगा। सेकेंड में सॉरी बिजेंटियम, अच्छा सेकेंड में अब आती है बात किसका, ईस्टर्न का तो हो गया कि ये बिजेंटियम एक तरह से रूल किया करते हैं फ्रॉम द रूल, सो लेटर ये बाद में जाकर के कॉन्स्टेंटिनोपल होते हैं। एंड द वेस्टर्न पार्ट की अगर बात करते हैं हम लोग वेस्टर्न एम्पायर का, तो इट वाज टू बी द रूल फ्रॉम द रोम, और इसको ना एक तरह से कहां से रूल किया जाता था, तो रोम से। हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि बिजेंटियम एम्पायर का नाम क्या रखा गया था, कॉन्स्टेंटिनोपल, और उसके बाद में जो वेस्टर्न एम्पायर था दैट वाज रूल फ्रॉम द रोम, और इसका कहां से रूल किया जाता था, तो इसका रूल आपका रोम से किया जाता था। नाउ द ग्रीक स्पीकिंग, अगर हम लोग ग्रीक की बात करते हैं ना, तो वो लोग क्या कहते थे कि ईस्ट जो प्रोस्पेरस था उस समय में, सो ईस्ट प्रोस्पेरस एंड स्टार्टेड टू बिकम द मोर द पावरफुल। ये धीरे 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 क्या होने लगा, ईस्ट वाले तो ज्यादा से ज्यादा पावरफुल होने लगे। एंड दे केप्ट देयर द सिटीज वेल द गार्डेड सो दैट द बारबेरियन अटैक्स वर द लिमिटेड टू बी द वेस्टर्न एम्पायर। और क्या हुआ कि ये लोग एक तरह से इतने मजबूत होने लगे ना कि जो बारबेरियन जो इन्वेंशन होती थी पहले, जो बारबेरियन एक तरह से इन्वेट करता था, अटैक करता था, वो अब वेस्टर्न एम्पायर की तरफ क्या हो गया, तो एक तरह से लिमिटेड हो गया, कम हो गई उस समय में। एंड द रोमुलस ऑगस्टस के बारे में भी हम लोगों ने रूल पढ़ा था उस समय में कि इन 476 सी बाय द मतलब चीफ स्टेट ऑफ द जर्मनी, ये भी एक तरह से जर्मनी के चीफ स्टेट माने गए थे उस समय में। ऑर्डोस नाउ द ईस्टर्न रोमन एम्पायर कंटिन्यूड एज टू बी द बिजेंटाइन एम्पायर। तो यही ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था ना वो कंटिन्यूड आपका चलते रहा और बाद में जाकर के बिजेंटाइन एम्पायर के रूप में वे नाम से जाना गया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद में हम लोग आएंगे, वो है आपका डेट इन द इकोनॉमी। किस चीज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, किस तरह से इकोनॉमिक में भी एक तरह से डेट आती है, डेट इन द इकोनॉमिक के बारे में। अब ये पॉइंट भी हम लोग को समझना है अच्छे तरीके से कि आखिर क्या हुआ था, नहीं हुआ था डेट। नाउ द कांस्टेंट द वॉर एंड द थॉट, मतलब कहते हैं कि थॉटलेस स्पेंडिंग, कहते हैं कि ना उस समय में लड़ाई वगैरह जो थी ना वो तो कांस्टेंट आपका चलते रहता था, मतलब कोई इसकी मतलब ये नहीं थी, हमेशा लड़ाई वगैरह चलते ही रहता था। तो कांस्टेंट वॉर्स एंड द थॉटलेस द स्पेंडिंग ऑफ द मनी, मतलब पैसे जो खर्चे होते थे, हैड अ डिजास्टर इफेक्ट टू द इकोनॉमी। इससे क्या होता ना कि एम्पायर की जो इकोनॉमी थी ना उसके ऊपर में बहुत बड़ा सा इसका इफेक्ट हुआ था। एंड द मेंटेनेंस ऑफ एन आर्मी, इसमें भी खर्चे होते थे। फ्रीक्वेंटली इंगेज इन द वॉरफेयर, कहते कि वॉरफेयर के समय में ना ये भी इंगेज होते थे तो पैसा इनके पीछे भी खर्चा होती थी। वाज अ ह्यूज ड्रेन ऑफ टू बी द रिसोर्सेस, इससे क्या था कि आपका रिसोर्सेज जो था ना वो पूरा का पूरा खत्म होते चला गया, ड्रेन होते चला गया। तो ये आपका ड्रेन इन द इकोनॉमी का भी पॉइंट हम लोगों ने समझा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज अबाउट टू बी द राइज ऑफ द फ्यूडलिज्म। जो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ले रहे हैं दैट इज अबाउट टू बी द राइज ऑफ द फ्यूडलिज्म। किस तरह से फ्यूडलिज्म जो था ना वो एक तरह से राइज किया था। कहते कि द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इन द 5th सेंचुरी, कहते कि 5th सेंचुरी सी में आकर के क्या होता है तो रोमन एम्पायर फॉल होने लगता है एंड लेड टू बी द रोमन एम्पायर रिटर्निंग टू बी द होमलैंड। और बाद में ये जो एक तरह से रोमन एम्पायर पहले जो रहता है ना वो एक तरह से रिटर्निंग आने लगती है, ठीक है, लिविंग टू बी द यूरोपियंस लैंड विदाउट किससे, तो ऑर्गेनाइजेशन, मतलब बिना कोई ऑर्गेनाइजेशन का, एंड द सिस्टम ऑफ द रोमन सेंट्रलाइजेशन, और सिस्टम जो था वो एक तरह से रोमन सेंट्रलाइजेशन का होने लगता है। द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूरोप फॉलोइंग टू बी द डिपार्चर ऑफ द रोमन स्लूथ, कहते हैं कि धीरे धीरे डिसइंटीग्रेशन जो पॉइंट थी एक तरह से वो फॉलो होने लगता है
डिपार्चर कहां पर में, तो रोमन स्लोली उसको मानने लगते हैं, लेड टू बी द बिगिनिंग ऑफ द यूरोपियन फ्यूडलिज्म। इससे क्या है कि बिगिनिंग जो था वो फ्यूडलिज्म को वो बढ़ने लगता है। नाउ आफ्टर द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर, कहते कि जब रोमन एम्पायर एक तरह से फॉल हो चुका था तो मोस्ट किंग कुड नॉट मेंटेन अ स्टैंडिंग आर्मी। कहते कि बहुत सारे ऐसे किंग वगैरह थे जो वो मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, जो स्टैंडिंग आर्मी थी ना उसको लेकर के नहीं चल पा रहे थे। सो दे स्टार्टेड टू बी द ग्रांटिंग द लैंड। कहते कि उसके बाद में वो लोग ग्रांटिंग द लैंड उन लोगों को देने लगे, किनको, सैनिक वगैरह को, एंड टू नोबल्स इन द रिटर्न फॉर, अपने सैनिक को भी, आर्मी को भी और नोबल्स को भी ये लोग ना लैंड वगैरह देने लगे, किसके लिए, टू रिटर्न फॉर द लॉयल्टी, मतलब एक तरह से वो लोग रॉयल्टी के लिए और प्रोटेक्शंस के लिए ये सारा का सारा लैंड वगैरह जागीर वगैरह जो था ना वो उनको दिया जाने लगा था। अगर हम लोग नोबल्स की बात करते हैं तो नोबल द राइज द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ द नाइट्स फॉर टू प्रोटेक्ट द किंग। नोबल जो थे वो लोग क्या करते थे, तो राइज करते थे अपने, मतलब एक तरह से आर्मी को, और ये प्रोटेक्शन के लिए रखा करता था किंग को। जब कभी प्रोटेक्शन की बात होती थी तो ये नोबल जो थे वो एक तरह से दिया करते थे, ग्रांटेड टू बी द नाइट्स। सो द नोबल बिकेम द लॉर्ड टू बी द नाइट्स। और बाद में धीरे धीरे क्या होते चला गया, तो ये जो एक तरह से उस समय में अगर हम लोग बात करते हैं ना नोबल्स के बारे में, तो वो एक तरह से लॉर्ड बनते चला गया, किसका, टू द नाइट्स का। एंड द पीजेंट्स जो थे उस समय में, जो खास करके मतलब फार्मर वगैरह थे ना, तो पीजेंट्स फार्म टू बी द लैंड एंड टू बी द नोबल्स एंड द नाइट। कहते कि ये एक तरह से फॉर्म करते थे, किसके लिए, तो एक तरह से नाइट्स के लिए भी और नोबल्स के लिए भी काम करते थे, इन रिटर्न फॉर द प्रोटेक्शन। और इसके बदले में इनको ना रिटर्न होती थी, प्रोटेक्शन मिलती थी, किसके लिए, तो अगेंस्ट द एनिमी अटैक्स, मतलब जो कोई भी दुश्मन वगैरह अगर इनके ऊपर में मतलब अटैक करते थे ना तो उनसे ये लोग बचाया करते थे इनको। नाइट्स वगैरह जो थे या किंग वगैरह जो थे ना वो इनको पीजेंट्स को बताया कर, मतलब एक तरह से बचाया करते थे। एंड द सर्ब्स ऑक्यूपाइड द लोवेस्ट। अगर हम लोग बात करते हैं तो एक तरह से जो ऑक्यूपाइड क्या करता था वो था एक तरह से रन अमॉन्ग टू बी द पीजेंट्स एंड वेयर। और बाद में धीरे धीरे कहते हैं ना कि ये सब एक तरह से होते चला गया, एंड वेयर क्या हुआ कि बॉन्डेड बाय द लेबरर्स। और वो लोग धीरे 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 उसके अंदर में ऐसे चलते चले गए कि बाद में एक तरह से बॉन्डेड लेबरर्स की तरह वो लोग को काम करना पड़ता था। एंड दिस सिस्टम वाज अ ग्रांटिंग लैंड। और इस सिस्टम में क्या था कि लैंड जो था वो ग्रांटिंग करनी पड़ती थी, देने पड़ती थी, कैसे, तो ऑन द कंडीशन, जो भी कंडीशन हुआ करता था ऑफ द सर्विस इज कॉल्ड द फ्यूडलिज्म। और धीरे धीरे ये सर्विस को एक तरह से फ्यूडलिज्म का नाम दिया गया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं हम लोग, दैट इज अबाउट द राइज ऑफ द बिजेंटाइन एम्पायर। किस एम्पायर के बारे में, तो बिजेंटाइन। ध्यान से इस पॉइंट के अंदर में हम लोग को अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि आखिर ये क्या था, नहीं था। बिजेंटाइन एम्पायर, कैसे ये एम्पायर जो था ना वो एक तरह से राइज किया था, आगे की तरफ बढ़ा था। ओके, नाउ लिसन दैट द ईस्टर्न रोमन एम्पायर और द बिजेंटाइन एम्पायर स्टैब्लिश इट्स अ कैपिटल इन द बिजेंटियम। कहते हैं कि ना कि ये जो ईस्टर्न रोमन एम्पायर जिसको हम लोग कहते हैं या बिजेंटाइन एम्पायर कहते हैं ना, ये एस्टैब्लिश हुआ था और ये इसकी कैपिटल जो बनी थी वो था आपका बिजेंटियम। क्या नाम था उसका, बिजेंटियम का नाम दिया गया था। इसका कैपिटल कहां से बना था, तो बिजेंटियम से। कब हुआ था ये, तो इन 330 सीई के अराउंड में, आसपास में चीज एक तरह से बनाया गया था। नो, इट वाज नेम्ड द कॉन्स्टेंटिनोपल। कहते कि उस समय में इसका नाम रखा गया था, क्या चीज, कॉन्स्टेंटिनोपल। क्यों रखा गया था, तो इसके पीछे भी मतलब बातें थी। आफ्टर द रोमन एम्पायर, उस समय में एक रोमन एम्पायर हुआ करते थे, कॉन्स्टेंटाइन। वही कॉन्स्टेंटाइन के नाम पर में इस जगह का नाम क्या रखा गया, तो कॉन्स्टेंटिनोपल। द ईस्टर्न रोमन एम्पायर वाज अ लेस, कहते कि जो मतलब ईस्टर्न रोमन एम्पायर जो था ना वो एक तरह से लेस वनरेबल टू बी द एक्सटर्नल अटैक्स। और वहां पर में बहुत कम ना एक तरह से अटैक्स वगैरह हुआ करते थे। अटैक्स जो था वो किस चीज का अटैक, मतलब जो हुंस वगैरह थे या जो भी कोई मतलब फॉरेन इन्वेडर्स वगैरह था ना उन लोगों की अटैक यहां पर में कम हुआ करती थी, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल फीचर। क्योंकि इस एम्पायर का जो ज्योग्राफिकल फीचर था ना वो बहुत ही अलग था, अदर एम्पायर से बहुत ही इनका फीचर अलग थी। द कैपिटल सिटी वाज, कहते कि जो कैपिटल सिटी था ना वो एम्पायर का था। एंड कॉन्स्टेंटिनोपल वाज लोकेटेड
ऑन द स्टेट, कहते हैं कि ये एक तरह से ना लोकेटेड हुआ करते थे स्टेट से, एंड देयरफॉर इट वाज एक्सट्रीमली द डिफिकल्ट टू बी द ब्रीच, कहते हैं कि और ये एक तरह से ना दुश्मनों के लिए ना वहां पर में पहुंचना जो था वो बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। इट्स अ डिफेंसेस, सो इट आल्सो हैड द सॉर्ट ऑफ द कॉमन फ्रंटियर्स, कहते हैं कि ना इनमें ना कॉमन फ्रंटियर्स हुआ करती थी विद यूरोप के साथ में, एंड द एम्पायर वाज वेल्दी, और जो एम्पायर था आपका एक तरह से क्या था तो वेल्दी थे, एंड द एनफ टू बी द वॉर ऑफ टू बी द अटैक बाय द बारबेरियंस, और यहां पर में बारबेरियंस वगैरह जो था ना वो ज्यादा से ज्यादा ना वो उस तरह का मतलब एक तरह से अटैक वगैरह नहीं कर पाते थे। ओके